नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास, तो जिसमें हम अपने लास्ट सेशन में समास की परिभाषा, समास से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक जिसमें आता है आपका समास विग्रह और आपका उत्तर पद, पूर्व पद और ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर मैंने आपको समास के 6 भेदों को भी यहाँ पर बताया था, नोट डाउन भी आपको करवाया था, घर से याद करने के लिए भी आपको दिया था और साथ ही आपको यहाँ पर पहला टॉपिक जो था तत्पुरुष समास उसको हमने शुरू भी करवाया था और काफी सारी चीजें उसमें हमने पढ़ भी ली थी। तो आज हम यहाँ पर अपने टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। समास का टॉपिक जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और काफी सारी चीजें इसमें हमने अभी तक पढ़ ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर समास पढ़ा, समास विग्रह पढ़ा और उसके साथ हमने समास के बारे में बताया, समस्त पद के बारे में बताया, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है उसके बारे में बताया और साथ ही जो पहला आपका यहाँ पर पॉइंट है तत्पुरुष समास उसको हमने शुरू भी किया था। तो जो 6 भेद हैं, इन 6 भेदों में पहला है तत्पुरुष समास और यहाँ पर तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये चीज हमने पढ़ी थी। तो तत्पुरुष समास आपका जो है उसमें हमेशा उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है और इसके बहुत एक तरह से दोनों के बीच की जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है, क्योंकि विभक्तियां तो बहुत सारी होती हैं। तो उसी के आधार पर यानी कि उन्हीं विभक्तियों के आधार पर इसको भी आपका यहाँ पर 6 भागों में लगभग बांटा गया है, 6 से 7 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है एक एक करके क्लियर किए, जिसमें मैंने आपको कर्म तत्पुरुष के बारे में बताया। तो कर्म तत्पुरुष में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जहाँ पर जो कर्म कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक है, कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिए। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ या गांव को गया हुआ। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या बताया था मैंने, कर्म कारक की जो विभक्ति है वो मैंने आपको बताई थी कि को होती है। तो इस तरह से जैसे मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। ठीक है, संकटापन्न, जो संकट को प्राप्त हुआ। ठीक है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ये सारे एग्जाम्पल मैंने नोट करवाए हैं, आप सभी को आप देख सकते हैं। जो सारे उदाहरण हैं हमने यहाँ पर नोट किए हैं। जो हमने सबसे पहले यहाँ पर अपना करण तत्पुरुष, जो हमने कर्म तत्पुरुष सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, और इसमें मैंने आपको यहाँ पर 2 से 3 एग्जाम्पल बताए थे, उदाहरण बताए थे और कुछ चीजें जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी वो भी यहाँ पर है। और साथ ही देखिए अगला जो हमने यहाँ पर पढ़ा था वो था हमारा करण तत्पुरुष। तो करण में मैंने बताया था कि इसका अर्थ होता है साधन या माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें करण कारक की विभक्ति जो होती है से, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, अब आपको विभक्तियां जो है याद करनी होंगी, तो इसके लिए जो है कारक जो आपका टॉपिक है उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना होगा, जिसे हम इस टॉपिक के बाद एक बार करेंगे और फिर सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। तो ये जो करण कारक की विभक्ति होती है से, इसका यहाँ पर लोप हो जाता है। और जैसे आप देख सकते हैं तुलसीकृत। ठीक है, तो तुलसीकृत, तो तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से मन चाहा, मन से चाहा, धनहीन, धन से हीन। ठीक है, रेखांकित, रेखा से अंकित, ज्वर पीड़ित, ज्वर से पीड़ित। ठीक है, तो इस तरह के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए थे और कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप घर से लिख कर लाएंगे। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा। ठीक है, और तो बहुत सारी चीजें हैं। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। ठीक है, तो ये था आपका नंबर 3 करण तत्व, नंबर 2 करण तत्पुरुष। उसके बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट संप्रदान कारक जो आपके चिन्ह होते हैं उनके बारे में।
तो संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था तत्पुरुष समास में। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है वो आप देखिए। संप्रदान कारक जो है इसकी विभक्ति होती है के लिए। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उसमें संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा शब्द में गुरु के लिए हट गया और गुरु और दक्षिणा एक साथ हो गई। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए अगर आपका हट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला। तो ये इनका क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है। उसी तरह से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं बता सकती हूँ, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो क्या देखना है आपको यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है वो है संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप। तो हमने यहाँ पर आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसके बीच में आई विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कि इसकी विभक्तियां जो है छिप जाती हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं संप्रदान कारक को भी। चलिए नंबर 3 डालिए, संप्रदान। और ये किसका है, ये आपका तत्पुरुष समास का है, ठीक है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जो है इसमें क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति को भी होती है कहीं कहीं पे, को और के लिए। वैसे तो मेन जो होती है वो आपका के लिए ही होती है, ठीक है। जो आपका मेन होता है वो के लिए ही होता है, बाकी कहीं कहीं पे आपका को भी होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को और के लिए का लोप हो जाता है। जैसे सत्याग्रह, क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपका जो शब्द है सत्याग्रह उसका हम करेंगे समास विग्रह, ठीक है। दूसरा है आपका, बहुत सारी चीजें हैं, राह खर्च। राह खर्च यानी कि राह के लिए खर्च। देखिए जब हम कहीं बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हम क्या लेकर जाते हैं, रास्ते के लिए खर्चा लेके जाते हैं। खर्चा यानी कि कुछ रुपए पैसे लेकर जाते हैं, उसे कहते हैं राह खर्च। थोड़ा राह खर्च भी रख लो, यानी कि रास्ते में कुछ जरूरत पड़ेगी तो राह के लिए खर्च, रास्ते के लिए खर्च, ठीक है। इसी तरह से जो अगला यहाँ पर एग्जाम्पल पहले भी बताया था, गौशाला। गौशाला, गौशाला यानी कि गौ के लिए शाला, ठीक है। इसी तरह से रसोई घर, तो क्या लिखेंगे, रसोई के लिए घर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपके संप्रदान कारक चिन्ह का लोप यहाँ पर हो रहा है। तो जब भी आपको कहा जाता है कि इन शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम बताइए, तो कोई भी शब्द आपको दिया जाता है आप उसका इस तरह से समास विग्रह करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि क्या इसमें कौन सी चीज का इसमें लोप हो रहा है या क्या चीज आपका इसमें विशेष है, तो उसके आधार पर आप समास का नाम बताएंगे।
ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या कहेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि इसमें संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब आता है चौथा हमारा अपादान कारक। चौथा क्या है हमारा? अपादान कारक। अब अपादान कारक की जो विभक्ति है वो भी आपकी से है। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना कि करण तत्पुरुष में जो आपकी विभक्ति है वो से है, तो अपादान कारक की विभक्ति भी से है, लेकिन ये जो से है ये क्या करती है? पृथक्करण को दर्शाती है। ये क्या करती है? पृथक्करण। ये पृथक्करण को दर्शाती है, यानी कि अलग होने को दर्शाती है। अब देखना, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे आपको साफ साफ क्लियर यहाँ पर हो जाएगा कि क्या चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो देखिए, अपादान तत्पुरुष देश से निकाला, देश निकाला, तो देश से क्या हो गया? वो निकाल दिया गया, उसको अलग कर दिया गया देश से। देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, कहते हैं जो राह से भटक जाता है, रास्ते से भटकना, पथ भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, तो पथ से भ्रष्ट, तो क्या हो गया? रास्ते से भटक गया, अलग हो गया रास्ते से। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर मैं आपको क्लियर करूंगी कि किस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। क्या लिखेंगे? नंबर 4, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। देखिए, इसमें अपादान कारक की विभक्ति, इसमें अपादान कारक की विभक्ति, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। ठीक है, अब जैसे रोग मुक्त, कोई चीज जो है क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, दूर हो रहा है उससे, तो रोग शब्द ध्यान से पढ़िएगा, रोग से मुक्त, मुक्त हो रहा है, पृथक हो गया है, अलग हो रहा है। ठीक है, पाप मुक्त। ठीक है, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ठीक है, पाप से मुक्त। इसी तरह से ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। ऋण मुक्त क्या होता है? जो ऋण से मुक्त हो, से मुक्त। ठीक है, धनहीन, धन से हीन, धनहीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है? ये है आपका अपादान तत्पुरुष, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अपादान कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। तो ये है अपादान तत्पुरुष। आप देख रहे हैं रोग मुक्त, यहाँ पर से का लोप हो गया तो ये बन गया रोग मुक्त।
ठीक है, यहाँ पर से का लोप हो गया तो ये बन गया पाप मुक्त। यहाँ पर ऋण जो है इसमें भी से का जो है लोप हो गया तो ये हो गया ऋण मुक्त। धन से हीन, धनहीन, तो ये हो गया आपका जो अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने चौथा जो हमारा भेद है उसको भी पढ़ लिया है, समझ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा, अच्छे से आप पढ़ पा रहे होंगे। तो इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट, उसको एक बार हम यहाँ पर देखते हैं, संबंध तत्पुरुष। अब देखिए संबंध तत्पुरुष क्या होता है। संबंध तत्पुरुष होता है जहां पर संबंध कारक जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। संबंध कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। संबंध कारक चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, मा, में, मी। अब आप यहाँ पर देखेंगे संबंध तत्पुरुष में हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं और तीनों की विभक्तियां बिल्कुल अलग हैं। आप नोट कर सकते हैं इसे, आप इसे नोट कर सकते हैं। संबंध कारक की विभक्तियां जो हैं इनको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या है संबंध कारक की विभक्ति। जल की धारा, जल की धारा, देश का वासी, आदेश के अनुसार। ठीक है, तो जितने भी ये शब्द हैं ये क्या है, संबंध तत्पुरुष हैं। और यहाँ पर संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, का लोप। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी खुद से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, मा, में, मी का लोप हो जाता है, इसीलिए इसे संबंध तत्पुरुष कहा है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिए हैं, इन तीनों को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बाकी एग्जाम्पल आपको नोट करवाते हैं। संबंध कारक चिन्ह, संबंध तत्पुरुष नंबर 5 है ये। इसमें संबंध कारक की विभक्ति, इसमें संबंध कारक की विभक्ति क्या है, संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है। संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर संबंध कारक की विभक्ति का, के, की है, तो कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ से हम लिखते हैं, तो आप इन्हें नोट करिए। संबंध कारक की विभक्ति जहां पर देखिए हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद गंगाजल, लोकसभा, जीवन साथी, ठीक है। अब आप देखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, जो पूरे राष्ट्र का क्या हो, स्वामी हो, राष्ट्र का पति। ठीक है, गंगाजल, गंगा का जल, लोकसभा, लोक की सभा, लोक यानी कि जितना भी समाज है, जीवन का साथी,
ठीक है, तो ये क्या है, सारे शब्द क्या है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह हैं उनका लोप हो रहा है। संबंध कारक चिन्ह काके की, रारे दी, मामे मी, केवल यहाँ पर काके की हम पढ़ रहे हैं तो केवल इन तीनों का ही एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं उद्योगपति, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल आप लिख कर लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे आपका हो गया राज आज्ञा, तो राजा की आज्ञा। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर सेना नायक, सेना का नायक, सेनापति, सेना का पति, राम भक्त, राम का भक्त। ठीक है, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, प्रजापति, प्रजा का पति या प्रजा का स्वामी, विद्यालय, विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर। ठीक है, देवपति, देवताओं का स्वामी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें हमारा संबंध कारक जो चिन्ह है उनका लोप हो रहा है। तो आपका होमवर्क है कि आप इसमें संबंध कारक चिन्ह कुछ ऐसे लिख कर लाएंगे जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो कुछ होमवर्क भी आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट। तो ये यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, जो अधिकरण कारक होता है उसकी विभक्ति होती है, उसका लोप हो जाता है, यानी कि अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, मैं और पर का लोप, अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष में। समझ आया? अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, जो अधिकरण कारक की विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने कहा आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। तो देखिए मैं और पर, ये जो विभक्तियां हैं इनका लोप होता है। तो चलिए एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि क्या होता है अधिकरण तत्पुरुष, और कुछ और एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं। यहाँ पर नंबर 6 है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसमें अधिकरण की कारक की विभक्ति, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे वनवास, ठीक है, वन में वास, ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है, इसी तरह से पुरुषोत्तम, क्या होगा, पुरुषों में
उत्तम। ठीक है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 एग्जाम्पल जो है लिख लिए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। और कोई भी यहाँ पर डाउट हो तो उसे भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, और जितना भी यहाँ पर मैं लिखवा रही हूँ इसे नोट डाउन करें। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपने एक चीज यहाँ पर नोट करना है कि आप ये जो पढ़ रहे हैं ये अभी आपको सारी इसमें कारक चिन्ह यहाँ पर आ रहे हैं, तो कारक चिन्हों को आपने नेक्स्ट सेशन में मैं अच्छे से और अच्छे से क्लियर करूंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साथ के साथ आपका जो ये टॉपिक है ये अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है अभी तक इसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा तत्पुरुष समास के बारे में, फिर तत्पुरुष समास में आपने पढ़ा कि जो तत्पुरुष समास होता है वो विभक्तियों का लोप उसमें होता है। तो विभक्तियों के लोप में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि हमें पता है कि हमारी 6 से 7 विभक्तियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, यानी कि कर्ता कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति। तो इस तरह से आपको हमने यहाँ पर जो सारी विभक्तियां हैं उनके आधार पर लगभग जो काफी चीजें हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है। तो अधिकरण कारक जो है वो हमारा यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक था अभी तक का, तो यहाँ पर हमने 6 भेद जो है पढ़ लिए हैं, 6 के 6 भेद पढ़ लिए हैं। इसमें आप कुछ और एग्जाम्पल जो है खुद से लिख कर लाएंगे। तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास के जो 6 उदाहरण हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद। और देखिए आपने यहाँ पर एक और भेद हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसका होता है नयन तत्पुरुष, जिसका होता है अनदेखी। ठीक है, अनसुनी। तो ये आपका एक अलग से आपका भेद है, तो इसको आप अलग से नोट करेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आगे क्लियर करवाऊंगी। अभी आपने यहाँ पर 6 भेद लगभग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। तो जैसे यहाँ पर सबके एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए, और कौन कौन सी विभक्ति जो होती है जिसमें सबका अलग अलग तरह से किस किस में कौन सा लोप होता है वो चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी। तो इस तरह से पहला टॉपिक यानी कि तत्पुरुष समास जो है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। दूसरा है कर्मधारय समास। दूसरा है आपका कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास होता क्या है, आप इसका एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए, थोड़ा सा परिचय ले लीजिए। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, ये नहीं कहेंगे। विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता को बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। तो अगर जैसे हमने कहा कि मोहन बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, तो अब उसकी विशेषता है कि वो क्या है, बुद्धिमान है। इसमें विशेषण है आपका बुद्धिमान और विशेष्य है आपका मोहन। विशेषता किसकी बताई जा रही है, मोहन की बताई जा रही है। ठीक है। तो इस तरह से आपका कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, और एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो दोनों ही एक ही चीज है। अब यहाँ पर इसके काफी सारे उदाहरण दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं इन सभी को, और जो कुछ भी लिखाया है इसको बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज नोट करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए हैं उनको भी आप लिखें, और नेक्स्ट सेशन में इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पर आपको इंट्रो इतना मिल चुका है कि कर्मधारय समास जो होता है उसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और देखिए उसके बाद हमारा जो है कर्मधारय समास के बाद अगला है हमारा यहाँ पर द्विगु समास। तो द्विगु समास में पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है, यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं चौ, पंच, त्रि,
शत, सप्ताह। ठीक है, तो ये पहला पद आपका संख्यावाचक होता है, यानी कि आगे के जो आपके समास हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं और साथ ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। तो आज आपने जितना पढ़ा है इसको घर पर एक बार रिवाइज करें। तो इस तरह से यहाँ पर आज हमने अपना तत्पुरुष समास यानी कि समास का जो पहला भेद था इसको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। इसके सभी भेदों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ा, समझा और आज आपका होमवर्क है कि सारे भेदों को घर से पढ़कर आए, रिवाइज करके आए और जितने भी कारक चिन्ह यहाँ पर बताए थे उन सभी को पढ़कर आए। और नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।